अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। और मुझे यकीन है कि आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं, आप बहुत खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। तो इसी तरह खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। अगर आप में से किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो इस चैनल को अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर चाहें तो ईमेल के ज़रिए लिख के शेयर कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये बहुत ही डिफरेंट स्टोरीज़ हैं और इन स्टोरीज़ में जो सबसे पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें मिस्टर फैसल ने कराची से शेयर की है। ये बताते हैं कि वैसे इनका जो ताल्लुक़ है, ये इनकी जो भी फैमिली है वो मानसेरा में रहा करती है, लेकिन पिछले 35-40 सालों से इनकी जो भी फैमिली है उसमें ज़्यादातर लोग कराची शहर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो अक्सर जब इनके मानसेरा में प्रोग्राम्स होते हैं, शादियां वगैरह होती हैं, कोई खुशी या गम का माहौल होता है, तो ये कराची से वहाँ का सफ़र किया करते हैं। जब शुरू शुरू में ये लोग कराची में शिफ्ट हुए थे तो यहाँ शिफ्ट होने के कुछ अरसे के बाद इनके ख़ानदान के ही कुछ लोग थे जिनकी शादियाँ मानसेरा में होनी थीं। तो 1997 में नवंबर दिसंबर के महीने में ये लोग अपनी फैमिली के साथ दोबारा से मानसेरा के लिए रवाना हुए। अब क्योंकि गांव का सिस्टम था और ये जो गांव था ये कदीम गांव था और यहाँ पे जो उस वक्त बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं थी। खैर, ये जो शादी का घर था इसमें क्योंकि मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ जगहों से बहुत सारे लोग रुकने आए हुए थे, तो इस घर के अंदर तो इतनी जगह मौजूद नहीं थी कि जितनी भी मेहमान हैं वो सारे के सारे वहाँ पे रुक सकें। तो इन लोगों ने कुछ इस तरह से सेटअप बनाया कि जितनी भी ख़वातीन हैं वो घर के अंदर ही रुकेंगी, जबकि जितने भी मर्द हैं वो या तो छत पे रुकेंगे या फिर जहाँ पे इनका गांव में घर मौजूद था उसके सामने जो हिस्सा है वहाँ पे कनात लगा दी गई थी और कुछ पलंग वगैरह डाल के उनके रुकने का या उनके आराम का इंतज़ाम कर दिया गया था। अब क्योंकि शादी वाला घर था, बहुत रश था, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, तो अक्सर ऐसा होता कि पर्दे की वजह से इन लोगों को टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए कभी कभी खेतों में जाना पड़ता और कभी कभी घर के अंदर ही इनको मौका मिल जाया करता था। तो वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। अब क्योंकि उस इलाके में वैसे भी सर्दी हुआ करती है तो एकदम से इनको ज़रूरत महसूस हुई कि इनको टॉयलेट जाना चाहिए। अब रात के इस पहर में घर की तरफ जाना, जहाँ पे कि सिर्फ औरतें मौजूद थीं, कुछ बेहतर नहीं लग रहा था। तो ये बताते हैं कि जब मुझे टॉयलेट की ज़रूरत महसूस हुई तो मैं उस कैंप से, ये जो भी कनात वगैरह लगी थी, उधर से बाहर निकला और वहाँ से निकल के जहाँ पे खेत वगैरह मौजूद थे, उन खेतों से कुछ फासले पे जहाँ पे एक छोटी सी जगह मौजूद थी, मैं वहाँ जाके बैठ गया और मैंने सोचा कि इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती। अब ये जो जगह थी ये खेतों के बिल्कुल बराबर में थोड़ी सी खाली जगह थी, लेकिन वहाँ पे कुछ बड़े बड़े से दरख्त लगे हुए थे। ये बताते हैं कि मैं नीचे बैठा हुआ था और फरागत हासिल कर रहा था, तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ मेरे बिल्कुल ऊपर जो पत्ते मौजूद हैं उन पत्तों के एकदम से हिलने की आवाज़ आना शुरू हुई है। और ये बहुत ही नॉर्मल था। आमतौर पे रात के औकात में कौवे आमतौर पे इस तरह से मूवमेंट करते हैं तो आपको पत्तों के हिलने का या तो शोर सुनाई देता है या बाकायदा पत्ते हिलते हुए नज़र आया करते हैं। लिहाजा मैंने बजाय इसके कि मैं ऊपर देखता, जल्दी से मैं वॉशरूम से फ्री हुआ
और जैसे ही मैं वॉशरूम से फ्री हुआ और मैंने पलट के बाहर की तरफ यानी जहाँ पे खेत मौजूद थे उस तरफ बढ़ना ही शुरू किया था कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि सामने जहाँ पे दरख्त का तना मौजूद है उस तने के बिल्कुल बराबर में शायद कोई खड़ा हुआ है। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने वाकई में उस तरफ गौर किया तो ऐसा लगा कि दरख्त के तने के बिल्कुल बराबर में तकरीबन 7 या 8 फीट के दरमियान कोई शख्स खड़ा हुआ है। और अंधेरे में मुझे जितना नज़र आ रहा था उसने एक बहुत बड़ी सी चादर न सिर्फ अपने ऊपर डाल रखी है, बल्कि वो चादर इस कदर लंबी है कि उसके कंधों से होती हुई बाकायदा ज़मीन को टच कर रही है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी जो चादर थी वो उसके कंधों से डली हुई थी और नीचे ज़मीन को छू रही थी, लेकिन जहाँ तक उसकी चादर मौजूद थी बस वहाँ तक का हिस्सा मुकम्मल तौर पे नज़र आ रहा था। और जब मैं उसके चेहरे की तरफ गौर करने की कोशिश करता या मैं देखना चाहता कि आखिर ये कौन शख्स है जो इतना लंबा है और दरख्त के बिल्कुल बराबर में इतनी रात में क्या कर रहा है, तो मेरे बार बार गौर करने के बावजूद भी उसका जो चेहरा था वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। इसी तरह 2 या 3 दफ़ा गौर करने के बाद मुझे पता चला कि जो शख्स दरख्त के बिल्कुल बराबर में खड़ा हुआ है उसका पूरा का पूरा धड़ मौजूद है, यानी कि गर्दन से नीचे का जितना भी हिस्सा है वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, लेकिन गर्दन से जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। यानी कि मेरे सामने जो शख्स खड़ा हुआ था उसका धड़ मौजूद था जबकि उसका सर गायब था। यकीनन मेरा सामना जिस मखलूक से हो चुका था उस मखलूक के बारे में मैंने गए वक्तों में किस्से कहानियों में न सिर्फ सुन रखा था, बल्कि मेरा ख्याल था कि इस दुनिया में इस तरह की मखलूक़ात नहीं हुआ करती। बहरहाल जब मैंने रियलिटी में अपने सामने सरकटे को देखा तो कुछ देर तक तो ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पे फ्रीज़ हो चुका है। बहरहाल उसके बाद जब मेरे जिस्म ने, मेरे आसाब ने काम करना शुरू किया तो मैंने वहाँ से जितना तेज़ी से हो सकता था न सिर्फ दौड़ना शुरू किया, बल्कि जैसे तैसे गिरता पड़ता जब मैं वापस उसी जगह पे आया जहाँ पे के बहुत सारे दीगर मर्द मौजूद थे, तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बावजूद बार बार मेरी जो नज़रें थीं वो इस स्टैंड से बाहर की तरफ जा रही थी और मुझे लग रहा था कि आने वाले किसी भी लम्हे एकदम से वो सरकटा दोबारा से न सिर्फ मेरे सामने आ जाएगा, बल्कि अब वो मेरे सामने आके मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। खैर मेरी ये हालत देख के उस वक्त जो भी लोग वहाँ पे जाग रहे थे वो सब मेरे पास आ गए और मेरे पास आने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि बिला आखिर मुझे हुआ क्या है। हाँफते काँपते जैसे तैसे जब मैंने सारा का सारा किस्सा इन लोगों को बयान किया तो यहाँ पे जितने भी बुज़ुर्ग मौजूद थे उनका यही कहना था कि जो एरिया है, ख़ास तौर पे इस गांव के जितने भी खेत हैं उन खेतों में अक्सर रात के औकात में एक सरकटा नज़र आया करता है। मेरा नाम अरफात है और पेशे के अतबार से मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। ये जो मेरा प्रोफेशन है या इस फील्ड में जब से मैंने काम करना शुरू किया है तो आप कह सकते हैं कि इस काम को तकरीबन 27 या 28 साल हो चुके हैं। इस दौरानिए में मैंने बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे शहरों में, ख़ास तौर पे बहुत सारे गाँवों में न सिर्फ जाके अपना काम किया है, बल्कि मेरे साथ इस दौरानिए में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं जो मैं आपके साथ
शेयर करना चाहता हूँ। और इन वाक़यात में जो सबसे खौफनाक और सबसे नाकाबिले फ़रामोश वाक़या है, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले वो वाक़या आपके साथ शेयर करूँ। ये 2006 और 2007 की बात है। मैं उस वक्त लाहौर के अंदर रहा करता था। अब हम क्योंकि मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते रहा करते हैं, तो हमारी तकरीबन तमाम लोगों से ही सलाम दुआ हुआ करती है। तो वैसे ही मेरी एक साहब से बड़ी अच्छी सलाम दुआ हुई और उनका जो ताल्लुक़ था वो बुनियादी तौर पे बालाकोट से था। खैर, जब मेरी उनसे बातचीत बढ़ी तो उन्होंने मुझे कहा कि नवंबर के एंड में और दिसंबर के शुरू में उनकी अपनी शादी है और वो चाहते हैं कि उनकी शादी का जो प्रोग्राम है मैं वहाँ पे एज फोटोग्राफ़र के शामिल हो जाऊँ। खैर, उन्होंने मुझे जो भी मुआवजा था वो ऑफ़र किया और मुझे कहा कि आपको लाजमी वहाँ पे आना पड़ेगा। हालांकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने शहर के करीब करीब जो भी मेरे जानने वाले हैं उनके दरमियान ही काम करूं, लेकिन अब क्योंकि उनकी जो मोहब्बत थी वो इस कदर थी कि मैं चाहने के बावजूद भी उनको मना नहीं कर सका। खैर, जो उनकी शादी की तारीख़ थी उस तारीख़ से 2 दिन पहले मुझे वहाँ पे पहुँचना था। 2 दिन पहले जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि ये जो साहब हैं ये बेसिकली बालाकोट के करीब एक छोटे से गांव में रहा करते हैं। और ये जो गांव था, इस गांव में उस दौर में भी नेटवर्क की इतनी अच्छी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। इस गांव के जो भी रास्ते थे वो सारे के सारे कच्चे पक्के रास्ते थे और इस गांव के अतराफ में बहुत सारे दूसरे गांव मौजूद थे। खैर, जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, इनकी फैमिली से जब मेरा आमना सामना हुआ तो इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। अब जब कोई आपको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दे या आपके साथ बहुत एहतराम के साथ मिले तो आपकी भी कोशिश होती है कि रिवर्ट में आप भी उनकी इज़्ज़त करें और जो भी काम वो आपसे करवाना चाहते हैं आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। खैर, जब इनका प्रोग्राम शुरू हुआ तो अक्सर ऐसा होता कि रात के 2-3 बज जाया करते थे। अब क्योंकि इनके यहाँ जो सिस्टम था वो पर्दे का सिस्टम था, तो वैसे ही इनकी फैमिली में भी जितने भी मर्द थे वो सारे के सारे मर्द एक तरफ हुआ करते थे, जबकि जो घर का दूसरा हिस्सा था, जिसे आप बैक साइड भी कह सकते हैं, उस हिस्से में ख़वातीन हुआ करती थी। अब मेरी आदत थी कि मैं लेट नाइट तक जागा करता था और जब मैं जाग रहा होता था तो बैक टू बैक सिगरेटें पिया करता था। खैर, ऐसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था और आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा गांव सो चुका था। अब मुझे एकदम से सिगरेट की तलब होने लगी। खैर, मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे सिगरेट पीना शुरू करता हूँ तो मेरे अतराफ में जितने भी मर्द सो रहे हैं ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि मैं इस घर से बाहर निकलूँ और करीबी जहाँ पे खेत वगैरह मौजूद हैं या जहाँ पे सड़क मौजूद है तो उस तरफ चला जाता हूँ। मेरी थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और मैं सिगरेट पीने के बाद वापस इसी घर में आके सो जाऊँगा। अब जब मैं बाहर निकला और मैंने सिगरेट जलाई तो एक सिगरेट पीने तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके कुछ देर के बाद, यानी जब मैंने दूसरी सिगरेट जलाई तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि फ़िज़ा के अंदर किसी के चीखने की या कराहने की आवाज़ आना शुरू हुई है। ये जो आवाज़ थी ये बड़ी वाज़ेह आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है या फिर उसके साथ कोई ना कोई जुल्म किया जा रहा है। अब मैं क्योंकि शहर का लड़का था, बड़ा अपडेट था और लोगों के गम या परेशानी में शामिल होना, मेरे अंदर ये जज्बा मौजूद था। लिहाजा जब मुझे किसी औरत के चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हुई तो मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ, जाके देखता हूँ बिलाखिर ये जो आवाज़ें हैं वो कहाँ से आ रही हैं।
बज़ाहिर ये जो आवाज़ें आ रही थीं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है, या हो सकता है कि किसी औरत पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा हो। बहरहाल जैसे ही मैंने इन आवाज़ों को फॉलो करना शुरू किया, तो फॉलो करते करते मैं एकदम से खेतों के दरमियान में आ गया और मुझे लगने लगा कि ये जो आवाज़ें मुझे आ रही थी वो इन खेतों के दरमियान में से आ रही हैं। अब इतनी रात में, पिच डार्क में, जबकि दूर दूर तक ना कोई बंदा मौजूद है, ना ही किसी भी किस्म की रोशनी का इंतज़ाम मौजूद है, उस औरत का यहाँ से चीखना या कराहना ये कुछ समझ से बाहर लग रहा था। बहरहाल अब मैं क्योंकि ऑलरेडी एक्टिव था और मैं सोच चुका था कि जो भी औरत है कम से कम इसके पास ज़रूर पहुंचूंगा, लिहाजा मैंने उन आवाज़ों को मज़ीद फ़ॉलो किया और फॉलो करते करते मैं बिल्कुल खेतों के दरमियान में आ गया। अब खेतों के दरमियान का जो हिस्सा था वो इत्तफाक से ऐसा लग रहा था कि छोटा सा हिस्सा मुकम्मल तौर पे न सिर्फ खाली है, बल्कि शायद किसी भी वजह से उस हिस्से में खेत मौजूद नहीं है। और जैसे ही उस खाली हिस्से के मैं बिल्कुल करीब पहुंचा, तो मैंने देखा कि उस खाली हिस्से में एक औरत, एक आदमी और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल दरमियान में बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि उनके पूरे जिस्मों पे बहुत ज़्यादा ज़ख़म मौजूद हैं। ना सिर्फ ज़ख़म मौजूद हैं, बल्कि उन ज़ख़मों से, ख़ास तौर पे उनके चेहरों से खून टपक रहा है। बज़ाहिर दिखने से ऐसा लग रहा है कि इन तीनों पे बेतहाशा तशद्दुद किया गया है या इनको जान से मारने की कोशिश की गई है। बहरहाल जैसे ही मैंने इन तीनों को उस जगह पे देखा, तो मैंने वहीं खड़े खड़े आवाज़ देके उस औरत से पूछा कि तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हो, और ये तुम्हारे चेहरे पे या तुम्हारे जिस्म पे किस तरह के ज़ख़म या चोटें मौजूद हैं। अब जैसे ही मैंने आवाज़ देके ख़ास तौर पे उस औरत को मुखातिब करके जब ये सवालात किए, तो एकदम से ये जो औरत थी कराहते कराहते या रोते रोते ना सिर्फ चुप हो गई, बल्कि कुछ अजीब से तरीके से मेरी तरफ देखने लगी। अब मैं बड़ा हैरान था कि अभी कुछ देर पहले इस औरत की जो आवाज़ें थी वो पूरे के पूरे खेतों में ना सिर्फ गूंज रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार हुई हुई है। खैर, ना सिर्फ वो चुप हुई, बल्कि चुप होने के कुछ देर के बाद उसने एकदम से हंसना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उस औरत ने एकदम से हंसना शुरू किया, तो बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा जैसे ये जो औरत है शायद इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। इसी दौरानिए में जबकि वो औरत मेरी तरफ देख के हंसना शुरू कर चुकी थी, तो इसके साथ साथ उसने एकदम से मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब जब उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि उसके जो पाँव हैं वो बजाय इसके कि मूव होते और वो मूव होने के बाद मेरी तरफ आती, उसके पाँव ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पे मौजूद थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ती हुई मेरी तरफ बढ़ना शुरू हुई है। अब जैसे ही मुझे ये कन्फर्मेशन हुई कि वो चलने के बजाय हवा में उड़ती हुई मेरी तरफ आना शुरू हुई है, तो जितना तेज़ी से हो सकता था मैंने पलट के न सिर्फ भागना शुरू किया, बल्कि जैसे तैसे अल्लाह का शुक्र है जब मैं वापस उसी जगह पे पहुंचा जिस जगह मैं रुका हुआ था, तो उसके बाद मैंने दोबारा से बाहर की तरफ नज़र मारी और जब मैंने बाहर की तरफ पलट के देखा, तो वो औरत मेरे बिल्कुल पीछे दरख्त के बिल्कुल बराबर में ना सिर्फ खड़ी हुई थी, बल्कि मुझे कुछ अजीब तरीके से देख के मुस्कुरा रही थी। खैर, जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके जब ये रात गुजरी और अगले दिन मेरी जब उन साहब से मुलाकात हुई जिन साहब के घर मैं आया हुआ था, तो मैंने उनसे ये रात वाला किस्सा शेयर किया। तो जो साहब थे वो कहने लगे कि हमारा ये जो गांव है
इस गांव के अंदर कहा जाता है कि अब से तकरीबन 20 या 25 साल पहले एक औरत, उसके शौहर और उसके बच्चे को कुछ नामालूम अफराद ने न सिर्फ कत्ल कर दिया था, बल्कि उनको कत्ल करने से पहले बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। और कहा जाता है कि तब से ही वो औरत अपने शौहर और अपने बच्चे के हमरा अक्सर रात के औकात में खेतों में बैठ के न सिर्फ आहो बका करती है, बल्कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को, ख़ास तौर पे मुसाफिरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश किया करती है।